Hello children, you are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gardawara. I am Amit Toshniwal, your economics teacher. This video is for class 11th, subject economics, chapter number 2, collection of data, part 3. In this video, we shall study types of investigation. There are two methods, census method and sampling method. So let us start with census investigation. Census means where data are collected about every unit of the universe relating to the problem under investigation. So this is data are collected minutely. Every unit is given equal importance. ठीक है, तो सबको बराबर देते हैं, हर एक यूनिट को काउंट किया जाता है, इसमें छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा. What is the suitability of census investigation? कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल रहेगी? पहला, where the scope of inquiry is limited, जहाँ पर लिमिटेड एरिया रहता है वहाँ पर. ठीक है. फिर दूसरी कंडीशन रहेगी वेयर द यूनिवर्स कंटेन्स यूनिट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग स्वभाव की चीज़ें हों तब. थर्ड, इंटेंसिव स्टडी ऑफ ईच यूनिट इज़ रिक्वायर्ड. इंटेंसिव मतलब गहन अध्ययन जहाँ पर करना हो, बारीक सूक्ष्म, वहाँ पर. ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी चाहिए जहाँ पर, यानी कि जो एक्यूरेसी रिसीव हो उसमें एरर की संभावना ना के बराबर हो, वहाँ पर ये मेथड सूटेबल होगी. फिर सबसे बड़ी बात, जब आप ईच यूनिट को प्रेफरेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे, तो वहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर्स और जो रिसोर्सेज हैं वो एडिक्वेट होना चाहिए. ठीक है, तो दोनों चीज़ें होना चाहिए वहाँ पर. अब सेंसस इन्वेस्टिगेशन से कौन कौन से मेरिट्स हैं, यानी उसके फ़ायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं? पहला, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. एक्यूरेट रहेंगे ये, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने उसको खुद जाके किया है. और रिलायबल भी होंगे, विश्वसनीय. इन्वेस्टर जो है वो खुद वहाँ तक पहुँचा है जहाँ से उसको डेटा कलेक्ट करना है, तो इंक्वायरी जो हुई है वो रिलायबल रहेगी. दूसरा, इंटेंसिव स्टडी. जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं, है ना, तो जो प्रॉब्लम है उसको वो इट ब्रिंग्स द प्रॉब्लम इनटू ब्राइट लाइट. उस पर पूरा प्रकाश डाला गया है. जैसे मान लो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, जब जनगणना होती है देश की, तो डोर टू डोर इन्वेस्टिगेटर को पहुंचना पड़ता है, तब वो जनगणना ले सकता है कि प्रत्येक परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री, कितने बच्चे हैं. तो उससे ये जानकारी लग सकती है. तो इंटेंसिव स्टडी होती है, गहन और सूक्ष्म अध्ययन इसमें किया जाता है. एप्रोप्रिएट मेथड है. एप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि इसमें हम यूनिट ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूट रहेगी, यानी कि हमने हर एक यूनिट को काउंट किया है और इसमें भूल या चूक की संभावना शून्य के बराबर है. फोर्थ पॉइंट है इसका, इनडायरेक्ट स्टडी पॉसिबल. इसके थ्रू हम ऐसी भी चीज़ों का पता कर सकते हैं जो कि छुपी हुई हैं, अप्रत्यक्ष हैं, जो दिखाई नहीं देती. हम ऐसे कुछ वर्च्यूज़, वर्थ को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई. तो जब सर्वे होता है तो उसमें हम इन सब बातों का बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं. यदि वो डेटाज कलेक्ट यदि जो हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट जो किया गया है, वो सेंसस मेथड से यदि है, तो हम
एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर पता कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि केवल यही मेथड काम करेगी, बाकी कोई दूसरी मेथड काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो इंक्वायरी करना है वो बहुत स्पेशल है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी है। कौन सा इन्वेस्टिगेशन? माइन्यूट, जैसा हमने अभी पॉपुलेशन के बारे में बताया, या गरीबी रेखा का सर्वे हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे हो गया, तो वहाँ पर ये चीज़ें कंपलसरी हो जाती हैं। फिर कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, नुकसान क्या है? पहला नुकसान, कॉस्टली मेथड है ये बहुत ज़्यादा। क्यों रहेगी? एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स ज़्यादा चाहिए, उनका रेम्यूनरेशन, उनकी जो खर्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। फिर इसमें बहुत ज़्यादा, सेकंड पॉइंट है इसका, लेबर और टाइम, ये बहुत ज़्यादा लगता है। यदि उसका हमें रिज़ल्ट निकालना है तो टाइम देना पड़ेगा। पूरे देश की जो सेंसस है, जनगणना, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, वो एक दिन एक महीने में नहीं हो सकती। दैट विल टेक मच टाइम टू कलेक्ट ऑल द डेटा, और लेबर, मेहनत बहुत लगेगी, ये इसका नुकसान है। फिर दिस प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल इन सम सर्कमस्टेंसेस। Some circumstances means even if very minute and minor investigation is done, there is a chance, there is a probability that some data are not collected or left, छूट जाएंगे। बहुत बीहड़ वाले इलाके, जैसे जनसंख्या का जो अपन जनगणना करते हैं, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर क्या होगा? ऐसे इलाके जो बीहड़ हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं, नक्सलाइट एरियाज़ हैं, जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन होगा, वहाँ से डेटा निकाल पाना संभव नहीं होगा। तो कुछ परिस्थितियाँ, ये जो होता है वो उस परिस्थिति को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियाँ बन जाती हैं इससे। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनकन्वीनियंट मेथड है ये। इनकन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि इसको मैनेज और कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, जटिल काम है। और लास्ट पॉइंट है इसका डीमेरिट्स में, डिफ़िकल्ट टू लोकेट स्टैटिकल एरर्स। यदि कोई गलती हो गई है तो उसको ढूंढ पाना लगभग असंभव है, लगभग। समझो किसी परिवार में 2 सदस्य हैं और इन्वेस्टिगेटर ने वहाँ पर धोखे से 20 लिख दिया, तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 20, यानी डिफरेंस कितने का आ गया? 18 का। समझो कहीं पर 16 मेंबर्स हैं और ह्यूमन मिस्टेक से यदि वो 16 की जगह 61 लिख गया, 61 हो गया, तो फिर एक और एरर आ जाएगी। तो इस प्रकार जो गलतियां हो गई हैं उनको देख पाना, उनका सुधार कर पाना, रेक्टिफाइड करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आती है सैम्पलिंग मेथड, उसका नाम है सैंपल। तो सैंपल में क्या होता है, कुछ हम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे यूनिवर्स में से, मतलब जितने जो प्रॉब्लम है उससे, और फिर हम उनकी डिटेल स्टडी करते हैं बाद में। तो सैंपल का मतलब क्या हुआ? स्मॉल कलेक्शन फ्रॉम लार्ज एग्रीगेट्स अबाउट विच वी सीक इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है उसका छोटा सा एक सैंपल ले लिया, स्मॉल क्वांटिटी, एंड देन इट इज़ रिसर्च्ड एंड इन्वेस्टिगेटर्स वर्क ऑन दैट। उस डेटा पे काम करेंगे, उससे कुछ रिसर्च निकालेंगे। तो सैंपल पे जो रिसर्च निकल के आते हैं वो पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल मान लिए जाते हैं। ठीक है।
तो छोटा, जैसे कि मान लो कोई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ किसी सिटी का जिसमें कि 5,000 घर हैं और वहाँ पर एक अपन ने सैंपल कंडक्ट किया, 500 घरों से अपन ने निकाल लिया स्टडी, तो 5,000 में से कितने घर लिए अपन ने? केवल 500 सैंपल के तौर पे। तो जो उनसे जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो पूरी सिटी पे एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो ये कहलाएगी तुम्हारी सैम्पलिंग मेथड। अब सैम्पलिंग मेथड कहाँ कहाँ पर सूटेबल होगी, यानी कहाँ पर करना ठीक रहेगा इसको? पहला, जब इन्वेस्टिगेशन का स्कोप लार्ज हो। दूसरा, यूनिवर्स इनफाइनाइट हो, मतलब इतना बड़ा हो कि उसको काउंट करना बड़ा मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट है। तीसरा, जहाँ पर रैपिडली चेंजेस होते हों, जिस इन्वेस्टिगेशन में चेंजेस लगातार होते रहते हो, कीप्स ऑन चेंजिंग, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस एंड सिचुएशंस आर नॉट सेम, है ना, फ्रीक्वेंटली चेंजेस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सैंपल इन्वेस्टिगेशन करना सही रहेगा। फिर जहाँ पर हमारे पास टाइम, लेबर और रिसोर्सेज इनएडिक्वेट हों, यानी सफिशिएंट ना हो, लेस देन इनफ, तो फिर सैम्पलिंग मेथड वहाँ पर सूटेबल रहेगी। जहाँ पर सेंसस मेथड के इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनसूटेबल हो, इम्पॉसिबल हो या इनफीजिबल हो, मतलब कि अनरियलिस्टिक हो, वास्तविक ना हो, इमेजिनरी जहाँ से निकल कर आते हैं, सेंसस मेथड इन्वेस्टिगेशन लगाने के बाद जहाँ पर जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिज़ल्ट्स ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इम्पॉसिबल इससे निकालना, या जो निकल रहे हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, तो ऐसी कंडीशन में सैम्पलिंग मेथड ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो होमोजेनियस हो। होमोजेनियस मतलब ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम नेचर, एक ही प्रकार की हो लगभग, तो वहाँ पर सैम्पलिंग मेथड करना सूटेबल रहेगा। और जहाँ पर हर एक यूनिट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना टाइम ना देके कम टाइम में यदि हमें उस काम को करना हो तो सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट है टॉपिक तुम्हारा एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशंस। सबसे पहला फ़ायदा क्या है? एडवांटेज, लेस कॉस्टली, कम रिसोर्सेज लगते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी कम है, ह्यूमन रिसोर्स भी कम है और लेबर भी कम है। तो सेकंड पॉइंट वही आ गया, इट टेक्स लिटिल टाइम, समय कम लगता है। जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो समराइज रहेंगे, उनको समराइज क्विकली किया जा सकता है क्योंकि सैंपल है, छोटे से हैं, इससे हम एक कंप्लीट काउंट निकाल सकते हैं, है ना। और ऐसे समय में जब हमें किसी भी रिज़ल्ट की अर्जेंट आवश्यकता हो तो सैंपल मेथड ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एसेंशियल इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर केवल और केवल यही मेथड लगा सकते हैं, सेंसस मेथड नहीं लगा सकते। कहाँ पर? वेयर types of inquiry highly trained and personal or specified equipments limited in availability must be used to obtain the data. So sampling investigation is essential in such cases. Greater accuracy. अब सैम्पलिंग मेथड में जो लोग काम करते हैं वो स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, हाईली ट्रेंड लोग रहते हैं इसमें, तो उससे जो एक्यूरेसी मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी और रिज़ल्ट्स जो निकल के आएंगे वो एक्यूरेट रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। डिटेल्ड इंक्वायरी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर स्टडी इज केप्ट लिमिटेड एंड इवन देन स्टडी जो हो सकती है, क्योंकि अब डेटास कम है तो उनकी डिटेल्ड स्टडी पॉसिबल करना संभव हो सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग, एवरीथिंग इज क्वाइट ईजी, बहुत कठिन नहीं रहेगी उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, है ना। फिर लास्ट पॉइंट इसका है, इट इज़ द ओनली मेथड इन मैनी केसेस।
कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आप सेंसस इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ करना होगी, है ना। जैसे कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो गया तो वहाँ से हर एक यूनिट को निकाल पाना बड़ा कठिन काम है। कहीं की मिट्टी का सर्वे करना है तो पूरी मिट्टी थोड़ी खोद लेंगे, पानी का सर्वे करना है पूरा पानी थोड़ी लेकर जाएंगे। आपको पता करना है कि इस मिट्टी के नीचे कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है तो मिट्टी का सैंपल ही लिया जाएगा, पूरी मिट्टी तो निकाली नहीं जाएगी या खोदी नहीं जाएगी या माइनिंग तो नहीं किया जाएगा उसका, वहाँ सैम्पलिंग मेथड यूज़ होगी। सेंसस मेथड यूज़ नहीं हो सकती कि मिट्टी के हर एक कण को और लैंड का जो एरिया उसको हर एक को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इट्स नॉट पॉसिबल थ्रू माइनिंग और समथिंग, उससे संभव नहीं होगा। तो एक सैंपल ले लिया जाता है, यहाँ पर कितनी गहराई पे पानी है, तो उसका पता करने के लिए भी जो मिट्टी का सैंपल होगा कि भाई ये सैंडी एरिया है या क्लेई एरिया है या कौन सा है, तो उस हिसाब से पता किया जा सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देख लो। पहला है इल्यूजरी कंक्लूजन्स। इल्यूजरी मतलब भ्रामक, जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। अब भ्रम क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो डेटास कलेक्ट किए थे वो कैसे थे, स्मॉल अमाउंट में थे, एग्रीगेट में से हमने स्मॉल अमाउंट लिया था, इसलिए इससे मिलने वाले जो कंक्लूजन्स रहेंगे, निष्कर्ष जो निकलेंगे वो थोड़े से इल्यूजरी हो सकते हैं, भ्रामक हो सकते हैं, भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स लिए गए हैं पूरे यूनिवर्स में से, है ना। तो अब कौन सा लें, मतलब विच वन हैज़ टू बी टेकन, सो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब आउट ऑफ द एग्रीगेट विच सैंपल हैज़ टू बी टेकन, सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ चॉइस, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली सैम्पलिंग वही व्यक्ति कर सकता है जो उसमें ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर हो, स्किल्ड हो। यदि वो ट्रेंड नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकता, उसके पास एक स्पेशल टेक्निक रहना चाहिए उसको करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इसका है डिस्टॉर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। यदि मान लो जो डेटा कलेक्ट किया गया था और उससे जो कंक्लूज़न निकालना है वो निकल के सामने नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, वो जो यूनिट्स रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं उनकी जगह पर हमको कोई सब्स्टिट्यूट को यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला सैंपल के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया था वो डिस्टॉर्ट हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, ख़त्म, है ना। तो ये हो जाएगा। अब आते हैं अपन एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग। तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या सूटेबिलिटी थी वही उसके एसेंशियल्स कहलाएंगे। तो मतलब सैम्पलिंग मेथड के एसेंशियल्स मतलब आवश्यक तत्व क्या हैं, मतलब सैम्पलिंग मेथड से यदि कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को पूरा करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजेस करें। यदि नहीं करेंगे, जो सैंपल तो हमने लिया, तो फिर यूनिवर्स पे उसका लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते अपन, विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। अब यूनिवर्स का मतलब यहाँ पर वो यूनिवर्स नहीं जो तुम देख रहे हो, यूनिवर्स मीन्स द प्रॉब्लम। यहाँ पर यूनिवर्स का मतलब क्या है, प्रॉब्लम। तो जो डेटा तुमने लिए हैं वो उस प्रॉब्लम से उससे पर्टेन होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए। जो सैंपल उठाया यदि उस प्रॉब्लम को वो यदि रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो उस सैंपल का फिर कोई यूज़ नहीं बचेगा। इसलिए सैम्पलिंग मेथड का एसेंशियल है कि जो डेटाज हैं, सैंपल्स हैं, वो सारे के सारे सैंपल्स रिप्रेजेंटेटिवनेस की क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंस। इंडिविजुअल आइटम्स कंपोजिंग द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो भी डेटाज लिए गए हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तीसरा पॉइंट फिर से वही आ गया, होमोजेनिटी, मतलब कि ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम टाइप, उस टाइप की होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार की हो, यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए। एडिक्वेसी, सैंपल बहुत थोड़ा सा ना हो,
इतना हो कि उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ आउट किए जा सकें। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, इतने हो सैंपल भी कि जो रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं उसको निकालने के लिए पर्याप्त सैम्पलिंग हमारे पास रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका सिमिलरिटी इन रेगुलेटिंग कंडीशंस। तो रेगुलेटिंग कंडीशंस जो हैं वो सेम रहना चाहिए हर एक इंडिविजुअल इंस्टेंस के लिए, मतलब वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। एक ही प्रकार की कंडीशन में, एक ही प्रकार के एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में वो सैम्पलिंग की जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो तुम्हारा लास्ट वीडियो रहेगा इसका सैम्पलिंग मेथड अपन, और उसके बाद बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।